तो यार देखते हैं रिकर्जन क्या होता है। तो रिकर्जन एक लैटिन वर्ड है। रिकर्जन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स रियकरेंस, किसी भी चीज का बार बार होना। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं मिरर के आगे मिरर रख दूं तो इनफाइनाइट लूप चलता चला जाता है कि एक मिरर के अंदर दूसरी इमेज दिख रही है, उस मिरर के अंदर एक और इमेज दिख रही है। तो एक सीक्वेंस चलता जाता है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस चलता चला जाता है। तो यही सेम अप्रोच हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। किसी अगर हमें जहाँ पे किसी भी टास्क को रिपीट कराना है, अब रिपीटेशन के लिए लूप्स भी है हमारे पास, फोर लूप्स या वाइल लूप, जो कि हम नॉर्मली यूज करते ही आ रहे हैं। तो इसमें नया क्या है? तो इसमें बेसिकली हम फंक्शंस को बार बार कॉल कराते हैं। अब जावा के अंदर एक कैपेबिलिटी दी गई है जिसमें एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार, एक तो हो गया कि हमने जैसे मेन मेथड बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट की मदद से हम दूसरे फंक्शंस को बुला रहे हैं। जैसे अगर मुझे सम निकालना है, मैंने सम के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन बना दिया। अब फिर मेन क्लास के अंदर मैं ऑब्जेक्ट से कह सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट सम मेथड को लेके आओ और उसकी अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसको चलाओ। तो बेसिकली यही कॉलिंग होता है। अब अगर इसके ठीक उल्टा अगर कोई फंक्शन अपने आप को ही चलाए, कि जैसे कोई सम मेथड है, तो वो क्या करता है, दो नंबर्स का सम निकालता है। तो वो अपने आप को ही चला रहा है, पहले उसने ए प्लस बी करा, फिर एक नया नंबर उसी फंक्शन के अंदर आ गया, और फिर वो अपने आप को ही चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है। तो यही रिपीटेशन, एक फंक्शन का अपने आप को ही चलाना, एक अपने आप को ही कॉल करना, वही रिकर्जन है। तो इन शॉर्ट, सीधे सीधी भाषा में, किसी भी चीज का बार बार होना ही रिकर्जन है। तो अब अप्रोचेस यूज्ड इन रिपीटेशन। तो रिपीटेशन में जब हम किसी भी टास्क को बार बार रिपीट कराना चाहते हैं तो उसमें दो अप्रोचेस आ जाती हैं। एक तो है आइटरेटिव, जो कि हम जानते हैं। आइटरेटिव अप्रोच मतलब लूप्स का यूज करना, फोर लूप या वाइल लूप, जो कि हम नॉर्मली यूज करते ही आ रहे हैं। किस जैसे कि मुझे जैसे 10 नंबर का सम प्रिंट कराना है, तो मैं इंडिविजुअली हर एक नंबर में जोड़ता नहीं जाऊंगा कि 1+2 करा एक वेरिएबल, बी इज इक्वल टू 1+2, फिर सी मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ और फिर उसमें प्लस करता जा रहा हूँ। तो हम सीधा लूप यूज करते हैं और वी फाइंड द सम इंस्टेंटेनियसली। पर लेकिन एक दूसरी अप्रोच है विच इज द रिकर्सिव अप्रोच, जिसके बारे में हम देख रहे हैं। तो रिकर्सिव अप्रोच में, जो कि मैंने बताया कि एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल कराता है, इसका एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं हम किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं कि यार ये तो ऐसा है, ये सुनता नहीं है, या इसे कुछ पता है नहीं, तो मैंने किसी के बारे में एक परसेप्शन अपने दिमाग में बना ली कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं उसकी थिंकिंग को अपने दिमाग में कॉल कर रहा हूँ। कॉल करना इन द सेंस कि मैं उस चीज के बारे में बार बार सोच रहा हूँ। और दूसरा एक हो गया कि मैं अपने आप के बारे में सोच रहा हूँ कि विदित तो यार आज आज विदित चल प्रोग्रामिंग करते हैं, मस्त अपना माहौल बनाते हैं। और तो एक इन द सेंस मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, मैं अपने आप के बारे में, मतलब एक इन द सेंस कि मैं अपने आप को कॉल कर रहा हूँ। तो ये एक तरह से रिकर्सिव अप्रोच हो गया। तो यही है मेजर डिफरेंस आइटरेटिव और रिकर्सिव अप्रोच के बीच में, रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम देखें तो। तो एक बार देख लेते हैं। आइटरेटिव मतलब विद द हेल्प ऑफ फोर लूप्स एंड वाइल लूप्स, जो कि अभी हमने बात ही करी। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 नेम्स प्रिंट करने हैं, तो जैसे हम नॉर्मली करते हैं, लूप चला देते हैं और फिर प्रिंट कर देते हैं, कि मुझे बार बार 10 लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी उस चीज के लिए। वहीं रिकर्सिव अप्रोच में here we use function itself for the repetition of a task। मैं फंक्शन को ही बार बार यूज करूंगा। अभी हम इसके बारे में देखते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। अब टाइप्स ऑफ रिकर्जन, अब इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं रिकर्जन के। एक है फाइनाइट, एक फाइनाइट रिकर्जन और एक इनफाइनाइट रिकर्जन। फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब फाइनाइट रिकर्जन में एक बेस कंडीशन होती है। अब ये बेस कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए। अब जैसे अगर हम देखें, जैसे कि अगर हम फोर लूप्स का यूज करते हैं कि अगर i 0 है और i लेस देन है n तक, तो ये हमारी इसमें बेस कंडीशन हो गई कि यार ये अगर ये फॉल्स हो गई तो मेरा लूप यही रुक जाएगा, जो कि हम लूप्स में पढ़ते ही आ रहे हैं कि ये एंट्री कंट्रोल स्टेटमेंट होती है, और अगर ये फॉल्स हो जाए तो लूप चलना बंद हो जाए। वहीं
हमें यही बेस कंडीशन की जरूरत पड़ेगी इन द रिकर्जन। अब ऐसा क्यों है? अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें मैंने यही रिकर्सिव अप्रोच यूज करी, मैंने बनाया void प्रिंट करके एक फंक्शन बनाया जो कि एक अब एक नाम प्रिंट करता है कि SOPLN, कुछ भी ले लेते हैं कि रजती मैडम, ये रजती मैडम का नाम बार बार मतलब प्रिंट करेगा। अब अगर मैं यहां लिख दूं प्रिंट, इस फंक्शन के अंदर ही इसका नाम लिख दिया, तो ये रिकर्सिव अप्रोच हो गई, रिकर्जन। अब यहां दिक्कत क्या होगी? अब यहाँ पे कोई बेस कंडीशन नहीं है, ये चलता ही चला जाएगा, ये प्रिंट इसके अंदर आएगा, रजती मैडम का नाम प्रिंट करेगा, और फिर अपने आप ही यहाँ दोबारा कूद जाएगा, इसके अंदर कॉल हो जाएगा, ये अपने आप को ही बुला देगा। तो फिर ये यहाँ गया, फिर प्रिंट करा रजती मैडम का नाम, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ तो ये चलता चला जाएगा, एक साइकिल चलती चली जाएगी। तो इसी को रिकर्जन, पर ये हमारे किसी काम का नहीं है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट रिकर्जन, जहाँ पे कोई भी टास्क इनफाइनाइटली चलता चलेगा। अब हमें जरूरी तो नहीं है हम हर एक टास्क को बार बार ही चलाते रहेंगे। एक पॉइंट ऐसा भी आना चाहिए जहां पे वो रुक जाना चाहिए उसका एग्जीक्यूशन। तो वहीं आ जाता है फाइनाइट रिकर्जन, जहां पे हम बेस कंडीशन का यूज करते हैं। तो बेस कंडीशन क्या होती है? किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को रोकने में उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने कंडीशन लगा दी, जैसे कि मैंने यहाँ पैरामीटर पास कर दिया इंट n, और मैंने लिख दिया कि जब इफ n, अगर n 0 से छोटा है तो रिटर्न कर जाओ, यानी इसमें से बाहर निकल जाओ इस फंक्शन में से, और वरना चलते रहो कि प्रिंट कराता रहेगा कराता रहेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने बाहर इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया, प्रिंट फॉर एग्जांपल 5, तो अब ये 5 इधर चला जाएगा। मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, तो ये यहाँ जाएगा, n यहाँ पे 5 आया, रजती मैडम का नाम प्रिंट करा। अब ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा, और इसमें हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे n माइनस माइनस, तो ये बार बार माइनस भी होता रहेगा n। तो अभी 5 था, n इज लेस देन, अगर n लेस देन 0 है ये तो फॉल्स है, फिर दोबारा चलता रहेगा, फिर n की वैल्यू 4 रहेगी, तो फिर ये बार बार 5 बार चलेगा, और 5 से जैसी इसकी वैल्यू कम होगी तो इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो मोटा मोटा रिकर्जन का यूज यही है कि हम फंक्शन को ही बार बार कॉल कराते रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट है बेस कंडीशन। तो अगर बेस कंडीशन होना बहुत जरूरी है एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए, वरना ये चलता चला जाएगा। और जहां पे आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, इसको हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। अगर कुछ गलती कर दी आपने, बेस कंडीशन सही से नहीं बनाई, तो हमारे पास ये स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो इसलिए बेस कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख ही सकते हो आप, यहाँ पे ये पावर निकालने का प्रोग्राम है, जिससे हम किसी भी एक्सपोनेंशियल पावर निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हम लूप्स का भी यूज कर सकते थे, मैथ डॉट पावर लगा के, और जो भी पावर हमें चाहिए थी हम लूप्स का यूज करके सिंपल निकाल सकते थे। पर यहाँ पे हमने रिकर्सिव अप्रोच का यूज करा, हमने फंक्शन को ही बार बार बुलाया ताकि ये अपने आप को ही कॉल करे और जो रिजल्ट है वो दे दे। तो अब ये काम कैसे कर रहा है? अब यहाँ पे बेस कंडीशन है अगर n 0 के बराबर है, अगर n 0 के बराबर है, यानी अब पावर में, अब हमें पता है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल की अगर उसकी रेस टू द पावर 0 है तो वो तो 1 ही होगा। तो ये इस केस में हमारी बेस कंडीशन हो जाएगी। तो अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर पास करे 2 और 3, तो ये जाएगा। अब जब तक ये n 0 नहीं हो जाता तो ये चलता रहेगा, ये वाली चीज। अब अगर मुझे किसी भी चीज की पावर लिखनी है 2 रेस टू द पावर 3, तो वो हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2। और मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 रेस टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 टू द पावर 2, ये भी वही चीज है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर n इज इक्वल्स टू किसी भी एक्सपोनेंशियल पावर, अगर x की पावर n इज
n इज x इंटू x की पावर n माइनस वन। तो यही अप्रोच, ये हमारा एक रिकर्सिव अप्रोच हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू आएंगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2, ये बेस था 3, तो ये यहाँ पे आया 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस वन 2, तो ये हो गया 2 इंटू 4, तो यहाँ पे आ गया 8। अब ये दोबारा तो ये चलता रहेगा और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी जो भी हमको चाहिए। तो यही रिकर्सिव अप्रोच हो जाएगी इस केस में। अब ये रहा, ये एक डायग्राम है जिसमें दिखाया हुआ है कि कैसे ये काम करता है। हम यहाँ पे इनिशियल फंक्शन जो भी हम बना रहे होते हैं वही, तो ये एल्गोरिथम है। तो अगर बेस केस फॉल्स हो जाता है तो ये रिकर्सिव केस चलता रहता है, इनफाइनाइट साइकिल चलती रहती है और हमारा टास्क बार बार रिपीट होता रहता है, फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहता है। और जहां ये ट्रू हो गया बेस केस, तो ये रिटर्न कर जाता है और इसका एग्जीक्यूशन रुक जाता है। ये इसी की तरह है जैसे फोर लूप में ये वाली कंडीशन कि आई लेस देन एन वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये वहीं रुक जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही हमारा ये जो बेस केस है वो ट्रू हो जाता है तो ये रुक जाएगा। इसलिए बेस केस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एक प्रॉपर बेस केस का होना किसी भी रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। आगे देखते हैं अब रिकर्जन को लगाएंगे कैसे। तो जैसे कि अगर मुझे किसी भी चीज का सम निकालना है तो मैंने उसके लिए एक मेथड बनाया और मैंने पैरामीटर्स पास कर दिए। एक पैरामीटर लग दिया इंट n, और जब तक चलाया जब तक अगर n इज लेस देन 0 तो ये रिटर्न कर जाएगा, नहीं तो ये अपने आप को ही कॉल करता रहेगा। सम ऑफ n माइनस माइनस। तो इस तरीके से यहाँ पे हम रिकर्जन का कॉल यूज कर रहे हैं और ये इस केस में हमारी बेस कंडीशन है। ये जब तक चलेगा जब तक n 0 से छोटा नहीं हो जाता, और ये माइनस माइनस तो हो ही रहा है, तो सम निकलता रहेगा और जैसे ही बेस कंडीशन फॉल्स हुई ये एग्जिट कर जाएगा इसके अंदर से। तो यही रिकर्सिव अप्रोच हो गई हमारी। अब सवाल ये आता है कि व्हाई वी यूज रिकर्जन व्हेन वी हैव लूप्स टू डू दिस। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि यार हम रिकर्जन क्यों यूज कर रहे हैं जब हमारे पास लूप्स ऑलरेडी है इस टास्क को कराने के लिए। तो देखते हैं। पहला, कि इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम विदाउट इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कोड। एक तो इससे कोड सिंपल हो जाता है, आपको बार बार 10 तरीके के लूप्स का यूज नहीं करना होता, सिंपल आप फंक्शन से ही एक टास्क को बार बार रिपीट कर सकते हो। तो पहला रीजन तो यही हो गया। दूसरा रीजन है कि इट रिड्यूसेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कोड रन होने में कितना टाइम ले रहा है। अब हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर्स कुछ ही सेकंड्स में टास्क को एग्जीक्यूट कर देते हैं, बट कुछ सेकंड्स का अंतर ही बहुत मैटर कर जाता है जब हम इन्हीं चीज को किसी बड़े लेवल पे कर रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग इन कोडिंग इंडस्ट्री में कोड का कम से कम टाइम में और एफिशिएंट तरीके से कंपाइल होना ही एक अच्छा कोड माना जाता है। कि अगर वो कोड कम से कम टाइम ले रहा है और जितना पूरी एफिशिएंसी के साथ जो हमें काम कराना है वो करके दे रहा है, तो वो एक एफिशिएंट कोड की डेफिनेशन होती है। तो इसलिए हम इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। अब लूप्स का जब यूज करते हैं तो बार बार नई मेमोरीज एलोकेट होती है टेम्परेरीली, जो बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है और टाइम बहुत लगता है उनको यूज कर। वहीं जब हम रिकर्सिव अप्रोच का यूज करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, कोड कंपाइलेशन टाइम बहुत कम हो जाता है, जो उसको फास्टली रन होने में, स्मूथली रन होने में काम करता है। और ये डेटा स्ट्रक्चर्स में भी बहुत काम आता है, ट्री प्रॉब्लम्स, वो हम आगे कभी बात करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं। अब कुछ बुक की प्रॉब्लम्स करते हैं। पहली प्रॉब्लम है कि क्लास नेम दिया हुआ है, ये फर्स्ट है कि फैक्टोरियल, और डेटा मेंबर्स दिए हुए एन में हमें एक नंबर स्टोर करना है और एफ के अंदर उसका फैक्टोरियल। तो हमें बेसिकली क्या करना है, दो मेथड, एक फैक्टोरियल मेथड बनाना है, मतलब एक फैक्टोरियल कंस्ट्रक्टर जिसमें हमें डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करनी है उसके अंदर,
और फैक्टोरियल के अंदर ये हमारा बेसिकली ये है हमारा रिकर्सिव फंक्शन। तो ये फैक्टोरियल निकालेगा, इसमें हम लूप्स का यूज नहीं करेंगे। अब अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना ही होता तो मैं लूप का यूज कर सकता था कि मैं आई को जीरो से और आई जितना भी जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है इसको वन कर देते हैं और आई प्लस प्लस करता, और फिर सिंपल उस नंबर को मल्टीप्लाई करता चला जाता कि आई एस्ट्रिक इक्वल टू एफ, जिसके अंदर मुझे फैक्टोरियल स्टोर करना था, और आसानी से मेरा जो भी फैक्टोरियल था वो आ जाता। कि अगर जैसे यहाँ पे 4 होता तो 4 × 3 × 2 × 1, तो 24 आ जाता है इसी अप्रोच का यूज करके। पर लेकिन हम यहाँ पे फंक्शन को ही बार बार कॉल कराएंगे, ना कि हम लूप्स का यूज करेंगे। हम यहाँ पे जितने भी रिकर्जन चैप्टर है इसमें हम आइटरेटिव अप्रोच का यूज कम से कम या नहीं करेंगे। ये तो पूरा सार है इस चैप्टर का कि हमें रिकर्सिव अप्रोच का ही यूज करना है। तो अब देखते हैं। तो हमें एक void get फैक्टोरियल भी बनाना है टू एक्सेप्ट n एंड स्टोर द फैक्टोरियल बाय इन्वोकिंग द रिकर्सिव फंक्शन, और फिर मेन मेथड के अंदर ही कॉल करा के फैक्टोरियल प्रिंट करना है। तो ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको ही देख लेते हैं। ये रहा। तो हम पहले फैक्टोरियल क्लास बना लेंगे, n और f इनिशियलाइज कर लेंगे, और फिर फैक्टोरियल कंस्ट्रक्टर बना के n की डिफॉल्ट वैल्यू 0 रख देंगे। फिर ये हमारा बेसिकली रिकर्सिव फंक्शन है। अब ये काम कैसे करेगा? अगर मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो ये तो सिंपल, जैसे हम जानते हैं 4 × 3 × 2 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में देखते आ रहे हैं। पर अब इसे प्रोग्राम में रिकर्सिव अप्रोच में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो किसी भी अगर मैं n फैक्टोरियल लिखना है मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, तो मैं उसका लिख सकता हूँ n इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो सिंपल है ना, अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 × 4 - 1 3 का फैक्टोरियल। यही तो चीज हो गई। तो हम इस मेथड का यूज करके हम यहाँ लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, जो कि यहाँ पे नम दिया हुआ है, जो पैरामीटर पास होगा, इज इक्वल्स टू नम इंटू फैक्टोरियल ऑफ num-1। तो ये इस केस में हमारा रिकर्सिव अप्रोच हो जाएगा। तो ये अपने आप को ही बार बार ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहेगा जब तक ये n की वैल्यू हम, अब इस केस में बेस केस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर n की वैल्यू 0, अब हमें पता है फैक्टोरियल 0 होता है 1 और फैक्टोरियल 1 होता है 1, यही हमारा बेस केस हो गया कि जैसे ही यहाँ पे ये नम की वैल्यू 0 हो जाती है, जो कि होगी, नम एक एक कम हो रहा है, तो ये 1 या 0 वाले केस पे आएगा, तो जैसे ही ये होगा ये रिटर्न कर जाएगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा। और अगर ये ट्रू नहीं होता तो ये बेस केस, ये यही चीज चलती रहेगी, ये फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहेगा और अल्टीमेटली हमारे पास फैक्टोरियल आ जाएगा जो कि रिटर्न कर देगा। ये रहा। तो ये रिटर्न कर देगा। अब हम गेट फैक्टोरियल बनाएंगे। स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, एंटर करवाया नंबर यूजर से, और ये यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर दिया। यहाँ पे रिकर्जन हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे नंबर आएगा, ये इस वाले फंक्शन में जाएगा नंबर, और फिर ये बार बार चलता रहेगा जब तक ये 0 या 1 तक नहीं आ जाता। जैसे ही नंबर 0 या 1 के बराबर हो जाता है तो ये एग्जिट कर जाएगा इसके अंदर से। फिर कुछ नहीं करना, सिंपल ऑब्जेक्ट बनाना है और फिर इस फंक्शन को कॉल करना है। एक बार इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। मैं गया ब्लूजेन में और इसको करा कंपाइल। तो जैसे मैंने नंबर डाला, मुझे 12 का फैक्टोरियल निकालना है, ये आ गया 12 का फैक्टोरियल। और ऐसे ही अगर मुझे 4 फैक्टोरियल निकालना है, 24। तो प्रोग्राम सही काम कर रहा है। तो इसी एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे। ऐसे एक दूसरा एग्जांपल है बुक के अंदर ही, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें पावर निकालनी है। तो जैसे अगर n हमें 2 दिया हुआ है, उसकी पावर 0 है, तो नॉर्मल जैसे हम पावर निकालते हैं वैसे निकालेंगे, पर इस केस में हम रिकर्शन का यूज करेंगे, ना कि लूप्स का। लूप्स का यूज करना ही नहीं है। तो
ये डिटेल्स दी हुई है। पावर इस क्लास है, इंटीजर है, बेस, और फिर एक्सपोनेंट में हमें पावर स्टोर करनी है, और पी डबल टाइप है जिसके अंदर हमें उस एक्सपोनेंट बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट को स्टोर करना है पी के अंदर। मेंबर फंक्शंस होंगे हमारे पावर इस, क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमें डिफॉल्ट वैल्यूज डालनी है, फिर एन और एम है जो कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, इसमें हमें रिकर्सिव टेक्निक का यूज करके पावर निकालनी है, और फिर फाइंड रिजल्ट्स के अंदर इस फंक्शन को इन्वोक करके मतलब कॉल करके हमें पावर निकालनी है और फिर प्रिंट कर देना है इस फंक्शन की मदद से, प्रिंट रिजल्ट की मदद से। तो ये प्रोग्राम में बना हुआ है। तो ये रहा, पावर इस क्लास बना दी, बेस एक्सपोनेंट ये सब इनिशियलाइज कर दिए और डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन कर दी। फिर अब वही अप्रोच यूज करेंगे रिकर्सिव। अगर मुझे किसी भी नंबर की पावर निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल 2 raised to the power 4 निकालनी है, तो वो होगा 2 into 2 into 2 into 2, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 to the power 2 is 2 into 2 raised to the power 3। तो अगर ये बेस है और ये रेस टू द पावर n है, तो बेस रेस टू द पावर n लिख सकता हूँ, जो हमारा बेस होगा इनटू बेस में से एक घटता रहेगा टू द पावर n। सॉरी, इसको लिख सकते हैं बेस की पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू बेस की पावर n-1। तो इसी फंक्शन का यूज करेंगे, इसी अप्रोच का यूज करते हुए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आया, 3 आया यहाँ पे, तो ये m इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा बेस केस। तो जैसी पावर 0 तो होगी क्योंकि m में से एक घटता जा रहा है बार बार, तो ये और फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता जा रहा है। तो पैरामीटर्स आए, ये फॉल्स हो गई, अभी फॉल्स होगी कंडीशन क्योंकि 0 नहीं है, m की वैल्यू 3 है। फिर ये n इंटू, मतलब n हमारा यहाँ 2 था, तो 2 इंटू पावर होगी 2 रेज टू द पावर 3-1 2, तो 4 इंटू 2 8 आ गया। तो ऐसे ही कॉल करता चला जाएगा फंक्शन अपने आप को, और हमारे पास पावर आ जाएगी, और ये रिटर्न कर देगा उस पावर को जहां पे भी हम इसको कॉल करेंगे फंक्शन को। फिर फाइंड रिजल्ट्स के अंदर स्कैनर क्लास का इन्वोक करा, ऑब्जेक्ट बनाया, बेस और पावर एंटर करवाए, और ये हमारा रिकर्सिव फंक्शन है, रिकर्सिव कॉल करा रहे हैं। तो पी के अंदर हमने फंक्शन कॉल करा, रिकर्सिव फंक्शन जो हमने बनाया था, और यहाँ पैरामीटर्स डाल दिए, तो ऑटोमेटिक वो चलता रहेगा, और जहां पे भी बेस केस ट्रू हो गया वो एग्जिट कर जाएगा और हमारे पास पावर आ जाएगी, बेस टेस्ट टू द पावर एक्सपोनेंट, और फिर प्रिंट करा दिया रिजल्ट को ऑब्जेक्ट को इन्वोक करके। इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। ये रही पावर इस क्लास को करा कंपाइल, और तो मैं 2 डाला बेस, पावर डाला 4, ये आ गया 16। ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 16 डालें बेस और इसकी पावर डालें 256, एकदम सही काम कर। तो यही अप्रोच होंगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा बेस केस और रिकर्सिव अप्रोच को, उसको कैसे लगाना है वही ट्रिक है। एक बार वो सही से लग गई तो वी आर डन, प्रोग्राम सही से बन जाएगा अगर हम दो चीजें पक्की कर ली, एक बेस केस